Hello everyone, how are you all? I hope well and good. As you know, myself is Anil Kumar and I am here at NEET Corner for the subject Geology. तो हम हमारे कंटिन्यूस सेशन में एनिमल हिस्टोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी का डिस्कशन कर रहे थे। प्रॉपरली हम हिस्टोलॉजी पे चल रहे थे, यानी कि हिस्टोलॉजी का सेक्शन जो था टिश्यू वाला सेक्शन वो देके चल रहे थे। तो अभी तक हमने एपिथेलियल टिश्यू, फिर उसके टाइप, ठीक है, सिंपल, कंपाउंड, और फिर उसके आगे फर्दर क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद हमने कनेक्टिव टिश्यू, और अब आज हम देखने वाले हैं मस्कुलर टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू इन द सेंस मसल की बेसिक इंफॉर्मेशन हैं इस चैप्टर में जो हिस्टोलॉजी के अंडर है, यानी कि मस्कुलर टिश्यू कैसे बना ये हम देखने वाले हैं। तो यहाँ देखने का लिखा है कि मस्कुलर टिश्यू या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू पता है तुम्हें मसल्स के लिए यूज़ किया है, और कॉन्ट्रैक्टाइल इसलिए यूज़ किया है कि ये जो टिश्यू होता है ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि कैन कॉन्ट्रैक्ट। सीधा सा मतलब ये है कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, और मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं तो मसल्स आती हैं मस्कुलर टिश्यू के अंडर। तो मस्कुलर टिश्यू को हम कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू भी बोल सकते हैं बिकॉज मसल्स कैन कॉन्ट्रैक्ट। तो ये इसका रीज़न है कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू कहने का। फिर हमने एक डेफिनेशन बनाई हुई है जो कि बेसिकली बहुत सी बुक्स में नहीं मिलती है, लेकिन हमने एक जनरल डेफिनेशन बनाई है, वो है अ टिश्यू हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर। देखो ये लिखा है यहाँ पर कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर, ये वर्ड, और बाई हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स, ये दो चीज़ें हैं, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल और कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर। ये क्या है? कोई भी सेल है उसमें ऐसी कैपेसिटी है कि वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि खुद अपने आप वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, संकुचित अवस्था में जा सकती है। जनरल जैसे कि ये सेल है, अब इस सेल में एक ऐसी कैपेसिटी है कि ये अपनी नॉर्मल फेज से या स्टेट से कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, तो इसे अपन बोल सकते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर। और कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर किस वजह से होगी? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की वजह से होगी, यानी कि ऐसी सेल्स जो कि क्या कर सकती हैं? कॉन्ट्रैक्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो ऐसे टिश्यू को जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर रखता है, किसकी वजह से? कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स की वजह से, तो उस टिश्यू को हम बोल सकते हैं मस्कुलर टिश्यू या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। अब जैसे ये टिश्यू है, इसमें सेल्स हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टाइल सेल्स है, उनकी कैरेक्टर है, यानी कि किस टाइप की सेल्स होंगी। तो वो सेल जो हैं वो लॉन्ग हो सकती हैं या इलोंगेटेड हो सकती हैं, यानी कि होती हैं, मतलब सेल्स के बेसिक कैरेक्टर हैं कि सेल्स लॉन्ग होंगी, इलोंगेटेड होंगी। सेल्स थिन होंगी, लॉन्ग या इलोंगेटेड होंगी, तो सीधा सा मतलब है कि सेल्स अपने आप थिन हो जाएंगी, ठीक है। और फिलामेंटस होंगी, बहुत पतली हैं और लंबी हैं, तो ये फिलामेंटस, यानी कि लाइक ए फिलामेंट, एक धागे की जैसी स्ट्रक्चर होगी। अब आगे लिखा है कि मतलब जो मस्कुलर टिश्यू है या फिर मसल है कैसे बनती है, यानी कि ये टिश्यू बना कैसे। अब बेसिकली आपको पता है कि टिश्यू क्या है? सेल्स का ग्रुप है। तो सबसे पहले क्या बनेगी? एक यूनिट सेल बनेगी। यूनिट सेल मतलब बेसिक सेल, एक सेल बनेगी। अब वैसी वाली खूब सारी सेल्स एक जगह इकट्ठी होंगी, फिर वो आगे चलकर क्या बनाएंगी? टिश्यू बनाएंगी। तो ये मायोफाइब्रिल्स होते हैं, मायोफाइब्रिल या मायोसाइट, ये हैं इसे बोल सकते हैं बेसिक यूनिट ऑफ मसल या मस्कुलर टिश्यू। तो ये बेसिक यूनिट है। ये बहुत सारी सेल्स क्या करेंगी? एक साथ इकट्ठी होंगी और बनाएंगी मसल फाइबर। तो पहला बनेगा मायोफाइब्रिल या मायोसाइट्स, देन बनेगा मसल फाइबर, और मसल फाइबर एक साथ अटैच करेंगे, ठीक है, किसकी हेल्प से? कनेक्टिव टिश्यू की हेल्प से, और क्या बनाएंगे? मस्कुलर टिश्यू, या फिर बोल सकते हैं अपन इसको मसल बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बना मायोफाइब्रिल या मायोसाइट्स। मायोसाइट से ही नाम पता चल रहा है, यानी कि सेल्स ऑफ मसल या फिर मस्कुलर टिश्यू। फिर मसल फाइबर बनेंगे, बहुत सारे मसल फाइबर एक साथ जुड़ेंगे। एक साथ जोड़ने का काम कौन करेगा?
हमने देखा था कि कनेक्टिव टिश्यू अदर बॉडी स्ट्रक्चर्स को ज्वाइन करने का काम करता है। तो ज्वाइनिंग टिश्यू हो गया यहाँ पर हमारा कनेक्टिव टिश्यू। ये कनेक्टिव टिश्यू इन्हें एक साथ जोड़ेगा, ये जैसे ही बाइंड होंगे या कंबाइन होंगे, एक साथ कंबाइन होंगे, जैसे कि ये अब देखो ये मसल मायोफाइब्रिल है। अब मायोफाइब्रिल बहुत सारे एक साथ हुए और बनाया मसल फाइबर। अब मसल फाइबर बहुत सारे इकट्ठे हुए और उन्होंने बनाया मस्कुलर टिश्यू या फिर मसल, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं इस टिश्यू के कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं, यानी कि क्या क्या इसके बेसिक फीचर हैं। तो पहला लिखा है कि दिस टिश्यू हैव अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ इंटरसेलुलर सब्सटेंस और मैट्रिक्स। इंटरसेलुलर सब्सटेंस को ही अपन मैट्रिक्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो ये जो टिश्यू होता है इसमें बहुत कम अमाउंट में इंटरसेलुलर सब्सटेंस प्रेजेंट होता है। बिकॉज यहाँ क्या हो गया, मतलब क्या रीज़न है कि इंटरसेलुलर जो सब्सटेंस है, यानी कि जो सेल्स को जोड़े रखने का काम करता है, वो कम है। तो यहाँ मैट्रिक्स जोड़े रखने की बजाय इन मायोसाइट्स को कौन जोड़े रखता है? कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू की अमाउंट ज़्यादा है। कनेक्टिव टिश्यू क्या करेगा? इनको जोड़ने का काम करेगा, जोड़े रखने का काम करेगा, ठीक है। तो इनकी लोकेशन को मेंटेन करने का काम कनेक्टिव टिश्यू कर रहा है, तो इंटरसेलुलर सब्सटेंस की अमाउंट अल्टीमेटली कम हो गई, तो मैट्रिक्स बहुत कम होता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट एंड लोकोमोशन इन एनिमल्स। अब पहले तो ये मूवमेंट क्या है, ये लोकोमोशन क्या है, ये देख लेते हैं। मूवमेंट का मतलब है किसी भी बॉडी ऑर्गन का मूव करना, ठीक है। जैसे कि मैं एग्जांपल देखते हैं, ये हाथ है, ये हाथ मूव कर रहा है, ठीक है, ये मूवमेंट हो गया, यानी कि मूवमेंट ऑफ हैंड। लेकिन लोकोमोशन क्या होता है? लोकोमोशन इस मूवमेंट का ही रिजल्ट होता है। अब जैसे हाथ मूव कर रहा है, वैसे ही हमारी ब्रेन ने सिग्नल दिया कि पैर जो है हमारी जो लेग्स हैं उनको मूव कराना है, तो वो ऐसे मूव करेंगे। और मूव करने के साथ साथ, मूवमेंट होने के साथ साथ हमारी लोकेशन यहाँ से, जैसे कि ये कोई पर्सन ए पोजीशन पे है या लोकेशन पे है, ये बी लोकेशन, तो ये यहाँ से चलकर यहाँ को आता है, तो ये लोकोमोशन है। और मूवमेंट यहाँ खड़े खड़े ही वो अपनी बॉडी के पार्ट्स को या ऑर्गन्स को हिला रहा है या उनमें हलचल करवा रहा है, तो उसे मूवमेंट बोल देते हैं। तो ये मूवमेंट और लोकोमोशन हो गया। तो ये जो टिश्यू है ये क्या करता है? मूवमेंट और लोकोमोशन के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है। कैसे? मूवमेंट के लिए क्या है? मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है, ठीक है। मसल्स, देखो मूवमेंट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से नहीं है, मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन मूवमेंट है, लेकिन ये मूवमेंट के लिए जरूरी है। लेकिन मूवमेंट होता कैसे? मूवमेंट होता है हमारी बॉडी में जो स्केलेटल सिस्टम है। अब स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क है, उसका मूव करना जरूरी है हमारे मूवमेंट के लिए। यानी कि हमारे हाथ पैर काम करें, हिले डुले, तब मूवमेंट होगा, और तभी मूवमेंट की जरिए क्या होगा? लोकोमोशन होगा। तो मूवमेंट कराने के लिए मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट कराना जरूरी है। तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी तो हमारी जो स्केलेटल सिस्टम है उसमें मूवमेंट होगा, और उस मूवमेंट का रिजल्ट होगा लोकोमोशन। तो इस प्रकार से ये लोकोमोशन के लिए और मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब क्या करता है, कैसे होता है? बाई जनरेटिंग फोर्स, यानी कि ये फोर्स जनरेट करता है, ठीक है। फोर्स कैसे जनरेट करता है? सेल जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एक फोर्स जनरेट होगा, तो उससे क्या होगा? हमारी बॉडी में मूवमेंट होगा और बॉडी लोकोमोशन करेगी। और बाई यूजिंग एटीपी करेंसी के फॉर्म में यूज करता है एनर्जी के लिए। फिर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कराएंगी, फिर मूवमेंट होगा, देन लोकोमोशन, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इट मेंटेन द बॉडी पोस्चर एंड जनरेट द हीट। अब हीट जनरेट वाला देख लेते हैं अपन। जैसे ही कोई भी सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, यानी कि मसल सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी मस्कुलर टिश्यू में, तो ये सेल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो इसने एटीपी यूज़ किया। अब एटीपी जितनी अमाउंट में थी, जैसे कि 10 एटीपी उसने यूज़ किया एक कॉन्ट्रैक्शन में, तो 10 के 10 एटीपी एनर्जी के रूप फॉर्म में, यानी कि वो पूरी एनर्जी का यूज़ नहीं हो पाता है। वहाँ लगभग 8 या 9 एटीपी यूज़ होती है। एक एटीपी हीट के फॉर्म में, एनर्जी लॉस के फॉर्म में चली जाती है। हीट के फॉर्म में क्या होगी? वो एनर्जी लॉस हो जाएगी, वो एनवायरनमेंट को रिलीज कर दी जाएगी, ठीक है। तो ये हीट जनरेशन का काम हो गया। अब पहले लिखा है बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। ये कैसे करता है? जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी
हमारे स्केलेटल सिस्टम से बनी हुई है। स्केलेटल सिस्टम हमारी बॉडी को रोके रखने का काम करता है, मतलब फ्रेम वर्क का काम करता है। अब ये स्केलेटल सिस्टम खुद किससे रुका हुआ है? ये बहुत सारी मसल्स हैं, इसने इसको रोका हुआ है ऐसे। जैसे कि हमारी नेक मसल्स हैं, हमारी बैक मसल्स हैं, हमारे और बॉडी की और अदर मसल्स हैं, वो क्या करती हैं, एक पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन की स्टेज में रहती हैं, यानी कि वो हल्का संकुचन किए हुए ही होती हैं, मतलब उनमें हमेशा एक माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन रहता ही है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क जो होता है वो मेंटेन रहता है। जैसे कि नेक मसल है, अब नेक मसल अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं करे हुए होती तो नेक जो है हमारी इस पोस्चर में नहीं रह पाती, यानी कि ये पोस्चर डिस्टर्ब हो जाता, नेक जो है, गर्दन जो है लटक जाती। लेकिन इससे हमें रोकना है, हमारी बॉडी का फ्रेमवर्क जो है इसे मेंटेन करना है, तो इसलिए नेक मसल्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है। अब नेक मसल्स अपना काम कर रही है, लेकिन बैक मसल्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं करें तो क्या होगा, हमारी बॉडी की पोस्चर डिस्टर्ब होगी। अब इसे मेंटेन करने के लिए क्या करेंगी, बैक मसल्स जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट रहती हैं। अब इनमें कॉन्ट्रैक्शन की वैल्यू कम ज़्यादा हो सकती है, यानी कि नेक मसल्स बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहती, बहुत कम कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं रहती, तो पार्शियल कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हैं। ऐसा ही बैक मसल्स में है, ऐसा ही हमारी बॉडी की और मसल्स, जैसे लेग मसल्स हैं, हम खड़े हैं, हमारी बॉडी पोस्चर है स्टैंडिंग बॉडी पोस्चर, तो इसे मेंटेन करने के लिए हमारी लेग मसल्स को भी काम करना पड़ेगा। वो अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेंगी, रिलैक्स कर जाएंगी, तो हम क्या करें, हम गिर सकते हैं, तो हमारी लेग मसल्स को भी कॉन्ट्रैक्ट किए हुए रहना जरूरी है। तो इस टाइप से क्या करती है ये बॉडी की बहुत सारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट किए हुए रहती हैं ताकि बॉडी पोस्चर मेंटेन रहे, ठीक है। अब अगला पॉइंट है, जो ये टिश्यू होता है इसकी अमाउंट क्या है, मतलब जैसे कि हमारी बॉडी में बहुत सारे टिश्यू हैं, बहुत सारे ऑर्गन हैं, तो हमारी बॉडी, जैसे किसी पर्सन का एग्जांपल लें, उसमें 100 kg उसका बॉडी वेट है, तो उसमें जो मस्कुलर टिश्यू होता है उसमें लगभग 40 kg, यानी कि 40% ऑफ बॉडी वेट ये जो टिश्यू है प्रेजेंट होता है, यानी कि 100 किलोग्राम के एक पर्सन में लगभग 40 किलोग्राम तक मस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ये तो 40% ऑफ बॉडी वेट हो गया। अब आगे लिखा है व्हेन, ये इसी टिश्यू के लिए है, व्हेन स्टिमुलेटेड, जब यानी कि स्टिमुलेशन मिलता है, स्टिमुलेशन का मतलब होता है कोई भी थ्रेशोल्ड अगर मसल फाइबर को दिया जाता है तो ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि ये संकुचित अवस्था में जा सकता है, कॉन्ट्रैक्शन के स्टेज में जा सकता है। एंड दे रिटर्न टू दियर ओरिजिनल पोजिशन। ओरिजिनल पोजिशन का मतलब है बिना कॉन्ट्रैक्शन वाली पोजिशन, यानी कि रिलैक्स पोजिशन, रिलैक्स स्टेट। व्हेन दे रिलैक्स और लेंथन, मतलब जैसे कि ये मसल फाइबर है, एग्जाम्पल के तौर पर ये मसल फाइबर है, ये कोई मसल फाइबर है। अब मसल फाइबर को स्टिमुलेशन मिला तो इसने कॉन्ट्रैक्शन किया, ठीक है, स्टिमुलेशन मिला इसको, स्टिमुलस, तो इसने कॉन्ट्रैक्ट किया, ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ये मसल फाइबर, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कर गया, ठीक है, इसकी लेंथ कम हो गई, इसका मतलब इसने कॉन्ट्रैक्शन किया है। ये स्टिमुलेशन हमने हटा दिया, ये स्टिमुलेशन हमने यहाँ से हटा दिया, ये स्टिमुलेशन हटते ही क्या होगा, इसका कॉन्ट्रैक्शन जो है खत्म हो जाएगा, यानी कि ये रिलैक्स मोड में चला जाएगा, तो ये रिलैक्स मोड में चला गया, ये अपनी ओरिजिनल स्टेट हो गई। तो ये ओरिजिनल स्टेट थी, ये कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट थी जब स्टिमुलस हमने दिया था यहाँ, ठीक है, स्टिमुलस को हमने हटाया तो ये फिर से अपनी ओरिजिनल स्टेट में चला गया। तो ये है कि जब हम मसल फाइबर को स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलेशन, तो वो कॉन्ट्रैक्ट करता है, लेकिन उस स्टिमुलस को हटा लेते हैं तो वो क्या करता है, अपनी ओरिजिनल स्टेट, या फिर ये लिखा है हमने अनकॉन्ट्रैक्टेड, यानी कि बिना कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेट में चला जाता है, जैसा कि हमने डायग्रामेटिकली थोड़ा सा देख लिया बेसिकली, ठीक है। तो ये हो गया। तो अल्टीमेटली वी कैन, ये हम बोल सकते हैं कि मसल टिश्यू जो है, मस्कुलर टिश्यू जो है, ये क्या करता है, ये हमारी बॉडी पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है, हीट प्रोड्यूस करने का काम भी करता है, और इसके साथ साथ ये क्या करता है, हमारी बॉडी की फ्रेमवर्क को बनाए रखने का, इस फ्रेमवर्क को मेंटेन रखने का काम करता है। बनाने का काम जैसे बोन्स कर रही हैं, कार्टिलेज कर रहे हैं, लेकिन इन सब बोन्स और कार्टिलेज को एक स्टेट में, एक पोस्चर में मेंटेन रखने का काम करता है मस्कुलर टिश्यू या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। ये हो गया जनरल इंट्रोडक्शन इसका, यानी कि इसमें मसल क्या है या मस्कुलर टिश्यू क्या है, ये हमने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि
मस्कुलर टिश्यू कितने टाइप का हो सकता है, यानी कि ये आगे चलकर डिवाइड होगा। लाइक कनेक्टिव टिश्यू, जैसे कि लूज कनेक्टिव टिश्यू था, डेंस था, फिर लूज में भी हमने देखा था कि एरियोलर था, एडिपोज था। तो इसी हिसाब से ये भी आगे चलकर डिवाइड होता है, तो वो देख लेते हैं हम। मस्कुलर टिश्यू या कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो है ये कितने टाइप का है, बेसिकली इसके टाइप क्या है। जैसे कि हमने देखा था कनेक्टिव टिश्यू के टाइप्स, पेरिफेरल टिश्यू के टाइप, ऐसे ही हमारा जो मस्कुलर टिश्यू है इसके 3 टाइप है बेसिकली। पहला देखो स्केलेटल, दूसरा स्मूथ एंड थर्ड इज कार्डियक। ठीक है, तो फर्स्ट है मतलब ये स्केलेटल सिस्टम से अटैच रहता है, लिखा है क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल सिस्टम या फिर बोन्स, क्योंकि ये क्या करता है कि वहाँ जो हमारी फ्रेमवर्क है यानी कि बोन्स हैं उनको क्या करता है मेंटेन रखने का काम करता है। ठीक है, दूसरा जो है ये अटैच रहता है टू बॉडी ऑर्गन्स, बॉडी ऑर्गन्स में कौन से, विसरल बॉडी ऑर्गन्स। ठीक है, ये हमने देखा है नीचे, ये हार्ट से रिलेटेड रहता है यानी कि हार्ट के साथ क्लोजली अटैच रहता है। ठीक है, अब इनके बेसिक कैरेक्टर्स हैं, यानी कि कैसे स्केलेटल मस्कुलर टिश्यू को डिफाइन करेंगे, कैसे अपन स्मूथ वाले को करेंगे, कैसे हम कार्डियक वाले को करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है स्ट्रिएटेड। स्केलेटल जो है स्ट्रिएटेड होता है, कि स्ट्रिएटेड का मतलब है कि इनकी जो ये जो टिश्यू होगा इसमें स्ट्रिप्स होंगे। ठीक है, स्ट्रिप्स होंगे, बहुत सारे स्ट्रिप, बैंड्स, बैंड लाइक स्ट्रक्चर्स होंगे। ठीक है, ऐसे ये नॉन स्ट्रिएटेड है, मतलब कि इसमें स्ट्रिप्स नहीं होंगे। ठीक है, और ये स्ट्रिएटेड है, इसमें बैंड्स होंगे। फिर नेक्स्ट आता है कि जो स्केलेटल है वो अनब्रांच्ड होता है, यानी कि इसमें ब्रांचेस नहीं होती हैं, यानी कि ये मस्कुलर टिश्यू है, जैसे कि ये टिश्यू है तो ये कंटिन्यूअस है, इसमें कोई ब्रांच नहीं होती। ठीक है, बिना ब्रांच वाला यानी कि बिना किसी ब्रांचिंग वाला। ठीक है, ये है, ये भी अनब्रांच्ड है, इसमें भी कोई ब्रांचेस नहीं होगी, लेकिन ये ब्रांच है। ये ब्रांच क्यों है, मतलब ये वाला टिश्यू है मतलब कि ये खुद की एक अलग यूनिट के रूप में, एक अलग यूनिट के फॉर्म में क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। लेकिन यानी कि हर एक जैसे कि हमारी स्केलेटल मसल है कोई, तो वो एक अपनी एक यूनिट की फॉर्म में मल्टी यूनिट टाइप कॉन्ट्रैक्शन होता है, यानी कि अलग अलग छोटी छोटी यूनिट्स उन सभी में कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब अपन बोल सकते हैं कि बहुत सारी मस्कुलर सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो उन सेल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है। लेकिन हमारा हार्ट है, इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, बिकॉज ऑफ ये ब्रांच्ड है। ठीक है, अब अगर एक ही मसल सेल को कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो बाकी ब्रांचेज रह गई, तो ब्रांचेज में कॉन्ट्रैक्शन होना भी जरूरी है। तो इसलिए क्या होता है, ये मल्टी यूनिट टाइप है, तो ये सिंगल यूनिट टाइप है, तो ये क्या करेगा, इसकी ब्रांचेस को भी क्या हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होना है, यानी कि वो ब्रांच भी कॉन्ट्रैक्ट करे, इसलिए ब्रांच है। ठीक है, पूरे हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट कराना है, पूरे कार्डियक मसल को। ठीक है, तो ये हो गया। फिर नेक्स्ट है सिलेंड्रिकल इन शेप, यानी कि इसकी सेल्स जो है वो सिलेंड्रिकल होगी शेप में, इसकी स्पिंडल लाइक होगी शेप में, और इसकी भी सिलेंड्रिकल होगी। ठीक है, ऐसे ही देखा जाए तो ये वॉलेंट्री होता है, बिकॉज ऑफ स्केलेटल मसल्स में अपन कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि हमारी वॉलेंट्री रिफ्लेक्स, यानी कि हम सोचें, हमारा मन कहे कि हमें इस हाथ को मूव कराना है, हैंड को मूव कराना है, तब यहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगी। वॉलेंट्री हम सोच रहे हैं, यानी कि हम ऑर्डर कर रहे हैं हमारे हाथ को कि इसे कॉन्ट्रैक्ट कराना है, तो यहाँ की मसल्स काम कर रही है। लेकिन देखें नेक्स्ट वाली दो, ये है इनवॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री, यानी कि विसरल ऑर्गन से वहां पर क्या होना है क्या नहीं होना हमारा कोई कमांड नहीं रहता। जैसे विसरल ऑर्गन अपन बात करें, जैसे कि हमारा स्टमक है, स्टमक में भी मस्कुलर लेयर होती है, मस्कुलरिस जिसे बोल देते हैं। ठीक है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कराएं तो उसमें वॉलेंट्री हमारी मतलब खुद की हमारी मन की बात, मतलब वी कैन से दैट हमारी वॉलेंट्री एक्शन काम नहीं करती है कि हम सोचें कि हम कॉन्ट्रैक्ट कराएं, हम सोचें कि ना कराएं, ऐसा नहीं होता है। वो एक इनवॉलेंट्री प्रोसेस है, वहां पर कॉन्ट्रैक्शन होना ना होना वो इनवॉलेंट्री है। ऐसा ही हार्ट के केस में हम ऐसा थोड़ा ना सोच सकते हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते कि हमारे हार्ट को कुछ देर के लिए हमने रोक दिया कि होल्ड कर देते हैं, चलो थोड़ी देर के लिए हार्ट पंप करना कम कर देगा या काम करना बंद, ऐसा नहीं होता है, वो कंटिन्यूस करता रहता है। तो ये इनवॉलेंट्री है नेचर में। फिर लिखा है मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी कि बहुत सारे न्यूक्लियस होते हैं इसमें, यानी कि इसकी जो मसल्स होंगी, सॉरी सेल्स होंगी, उन सेल्स में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। ठीक है, यहाँ एक न्यूक्लियस होगा और यहाँ भी एक ही न्यूक्लियस होगा। ठीक है, फिर है फैटीग की बात करें, थकान,
यानी कि थकान होता क्या है, थकान क्या होती है, थकान जैसे मान लो कोई भी मसल बार बार में कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, ठीक है, बार बार में कॉन्ट्रैक्शन करा रही है, तो वहां यूज कर रही है वो एटीपी यूज कर रही है। अब एटीपी यूज हो रही है, एटीपी जो भी एनर्जी करेंसी यूज होती है, या वी कैन कह सकते हैं कि जिस भी एनर्जी करेंसी का कंजप्शन होता है, यूज होता है, तो वो किसी फोर्स को जनरेट करने के साथ साथ क्या करती है, एक बाई प्रोडक्ट बनाती है। तो वो बाई प्रोडक्ट बनता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो वो लैक्टिक एसिड क्या करता है, थकान का कारण बनता है। तो पेन की सेंसेशन होगी, मसल्स में दर्द फील होगा, तो वो लैक्टिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से। तो यहाँ फैटिक है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। यहाँ फैटिक नहीं है, इन दोनों में फैटिक नहीं है, मतलब यहाँ लैक्टिक एसिड नहीं बनता। अब वो क्यों नहीं बनता, वो इसलिए नहीं बनता कि अगर ये वाली सेल्स मसल्स या मस्कुलर सेल्स वी कैन से, अगर इन्होंने कॉन्ट्रैक्शन बंद कर दिया ड्यू टू फैटिग, तो क्या होगा, क्या बिना हार्ट पंप किए हमारी ब्लड में बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होता रहेगा, नहीं। क्या हमारे विसरल ऑर्गन्स में अगर फैटिग होगी तो वो क्या कंटिन्यूस काम कर पाएंगे, जैसे स्टमक डाइजेशन का काम करता है, तो वहां पर जो चर्निंग प्रोसेस है वो फैटिग की वजह से रुक जाएगा। अगर फैटिग हुआ, वहां मैं बात कर रहा हूँ जब फैटिग होगा, वी कैन अज्यूम दैट अगर वहां फैटिग हुआ तो स्टमक में चर्निंग प्रोसेस रुक जाएगी, ऐसे ही हार्ट रुक जाएगा, तो वो प्रोसेस सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसलिए से यहाँ फैटिग नहीं होती, यानी कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता, जबकि यहाँ स्केलेटल्स में होता। अगर ऐसा देखो, यहाँ होने का ना होने का भी रीजन है। जैसे स्केलेटल मसल्स में फैटिग ना होती, एक बार के लिए मान लेते हैं, तो क्या होता, यहाँ फैटिग नहीं होती, तो ह्यूमन बीइंग की एक नेचर होती है कि किसी काम को कर रहे हैं, जैसे वो बार बार में, जैसे एक पर्सन है जो रनिंग कर रहा है, दौड़े, अगर उसकी स्केलेटल मसल्स में फैटिग ना हो, लैक्टिक एसिड ना बने, तो वो कंटिन्यूअस दौड़ता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी कि अगर फैटिग ना हुई तो मसल सेल की एक लिमिट होती है, वहां तक मसल सेल क्या करती हैं, इन फोर्स को क्या कर सकती है, बेयर कर सकती है, सहन कर सकती है। इसके बाद मसल्स भी ब्रस्ट कर जाती हैं, यानी कि मसल्स डैमेज हो सकती है। तो इस चीज को रोकने के लिए भी तो यहाँ फैटिग हो। अगर यहाँ फैटिग क्यों नहीं है, यहाँ फैटिग अगर हुआ, अपन ये माने कि कंटिन्यूस काम करता है, तो यहाँ फैटिग नहीं है। फैटिग नहीं है तो मसल्स ने अपना एक नेचर क्रिएट किया हुआ है कि वो मसल्स जो हैं, वो मसल्स डैमेज नहीं होती। डैमेज इसलिए नहीं होती कि वो कंटिन्यूस काम करती है और अपना काम जो है डिवाइड करके, मतलब एक लेवल ऑफ डिवीजन यहाँ भी देखने को मिलता है। अपनी बहुत सारी टिश्यू की सेल्स क्या करेंगी, थोड़ा थोड़ा काम डिवाइड कर करेंगी, ठीक है। तो यहाँ फैटिग नहीं होती, यहाँ भी नहीं होती, जो स्मूथ वाले हैं यहाँ फैटिग होती है। तो ये बेसिक फीचर हो गए, यानी कि ये बेसिक टाइप्स हो गए हमारे मस्कुलर टिश्यू या फिर कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू के, ठीक है। और इसके बाद हमारा एक लास्ट एंड फाइनल जो न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू वी कैन से वो बचा है, उसको अपन नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे कि वो कैसे काम करता है। जैसे ये स्टिमुलस को गेन करता है, तो ये सेंसरी नहीं बोल रहे हैं इसको, इसका रीजन क्या है कि ये स्टिमुलस को डायरेक्ट गेन नहीं करता है, ठीक है। जैसे कि हमारा मस्कुलर टिश्यू है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, हमने कहा कि इसे स्टिमुलस दिया और इसने कॉन्ट्रैक्ट कराया खुद को, तो ऐसा किस टिश्यू की हेल्प से होता है, ऐसा अल्टीमेटली न्यूरल टिश्यू की हेल्प से होता है। यानी कि जो भी स्टिमुलस हम इसे देंगे, वो स्टिमुलस इनडायरेक्टली न्यूरल टिश्यू के थ्रू यहाँ आता है, किसको, मस्कुलर टिश्यू को, और फिर ये कॉन्ट्रैक्ट कराता है खुद को। तो ऐसा होता है। तो हम न्यूरल टिश्यू को नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही।